वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं आपका दूसरा जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट होता है, जिसमें कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल में रिवोल्यूशनरीज का क्या रोल था, माने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का क्या योगदान था। तो शुरू करें, चलिए। तो हम लोग कल जो बात किए थे उसमें महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के बारे में बात हुआ था। हम महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों को क्यों चुने थे, क्योंकि बार बार तिलक पे ये इल्जाम लगता था कि जितने भी क्रांतिकारियों का जो ये जत्था बना है या एक तरीके से जो ये जागरूकता आई है वो तिलक के ही वजह से आई है। तिलक ही जो है सबको भड़का रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तिलक के ही घर से हम लोग पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बंगाल के बारे में। आखिर बंगाल ही क्यों? क्योंकि बंगाल में ही आपका स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। बंगाल के विभाजन के वजह से ही स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, और उस स्वदेशी मूवमेंट का आफ्टर इफेक्ट ही है कि रिवोल्यूशनरीज जैसे लोगों का जन्म हुआ। मतलब जन्म इन द सेंस कि ये नहीं कि बच्चा गोद में आए वो लोग, नहीं, उन लोगों का माइंडसेट, लोगों के माइंडसेट में क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न हुए। ये लगा उन लोगों को कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस का चमचाई करने का जो एटीट्यूड है उसके वजह से, मॉडरेट्स का जो बार बार एक तरीके से बार बार मिन्नत करने का जो एटीट्यूड है, बार बार प्लीज हमको ये दे दो, प्लीज हमको वो दे दो, तो कॉपी पे लिख के, तो पेज पे लिख के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपनाने का जो कारण है, जो तरीका है, तो वो ठीक नहीं है। कौन कहा ऐसा? तो आपके नॉर्मल जो क्रांतिकारी विचारधारा जिन लोगों के मन में आया वही लोग ये बात बोले। तो हम लोग अब शुरू करें, चलिए। तो अनुशीलन समिति बनकर के तैयार हुआ। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं। एक बात बताइए, हर कोई ये कह रहा है कि हम लोग को जो है कांग्रेस का जो ये एटीट्यूड है कि कोई एक कागज बनाओ, उस कागज पे लिखो, तो कोई एक फ्रेमवर्क बनाओ, तो कोई रिपोर्ट लाओ, तब फिर मांगो, है ना, कांग्रेस का ऐसा एटीट्यूड था। तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये गलत एटीट्यूड है, ठीक है। और उसके बाद तो कैसा एटीट्यूड सही रहेगा? तो कह रहे हैं कि अब सत्ता को पाने के लिए, टू ऑक्युपाई द पावर, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वी हैव टू रेज आवर हैंड्स, है ना। तो इस वजह से जो बात है कि हम लोगों को एकजुट होकर के झगड़ा करना पड़ेगा, ये सब लोग कह रहा था। क्योंकि कांग्रेस की जो मिन्नत करने वाला जो आइडियोलॉजी है उससे हम लोग कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। या फिर कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंच गए कि कांग्रेस पे इल्जाम लगाने लगे कि भाई ऐसा है कि ये जानबूझ के ऐसा करता है क्योंकि इसको आजादी दिलाने से कोई मतलब नहीं है, ये लोग को नेता बनने का बड़ा शौक है, ठीक है। तो पावर जो है हम लोग अपने हाथ में लेंगे, ठीक है, ऐसा कहा जाने लगा। मगर आप लोग खुद बताइएगा कि हाथ में तो हम पावर लेंगे, मगर बताइएगा एक बात कि क्या ये पॉसिबल है? केवल बोलने से क्या पावर हाथ में आ जाएगा, या केवल बोलने से क्या हम क्रांतिकारी बन जाएंगे? उसके लिए क्रांति करना पड़ेगा, यानी उसके लिए झगड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग बोले कि जितने भी क्रांतिकारी थे प्लानिंग करना शुरू किए। देखना भाई, एक दिन उठेंगे सुबह सुबह, जाके फोड़ देंगे उसको। कोई जज काबिल बन गया तो आपस में बात करनी है, देखना ना उसको जाएंगे जाके मार देंगे, देखना ना उसको ये करेंगे मार देंगे, देखना एक दिन इसको तो सुधार ही देंगे। तो ये देखना देखना तो चल रहा था, बट कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, कोई फिक्स आइडियोलॉजी नहीं होता था, कोई ऐसा एक तरीके से कोई प्लानिंग ही नहीं होता था। मतलब लोगों में क्रांति की भावना तो आई, बट प्लानिंग बिल्कुल नहीं था, नो प्लानिंग, है ना। जितने भी क्रांतिकारी थे, मान के चलिए हम कह रहे हैं हम गोली मार देंगे, है ना, और गोली चलाना हमको आता ही नहीं है, बंदूक चलाना हमको आता ही नहीं है, तो हम कहां से जो गोली मार देंगे किसी को? हम कह रहे हैं एक दिन सुबह में जाते रहेगा ना ये वॉक पे, तो उसी समय मारेंगे। और वो वॉक पे कब जाता है या जाता भी है नहीं, वो भी हमको नहीं पता है, हम तो दिन में सोए रहते हैं। कहने का मतलब है अनुशासनहीनता थी लोगों में। देखिए, एंगर में, कई बार गुस्सा में हम लोग नहीं बोल देते हैं, जैसे मान के चलिए पैसा नहीं है, सेटल नहीं है ना, तो सेटल नहीं है तो बोलते हैं एक बार मेरा दिन आने दो, इसको तो देख लेंगे। कोई मजाक उड़ा देता है तो कि एक बार मेरा टाइम आने दो, इसको तो देख लेंगे। तो बोलना बहुत आसान है, देख लेंगे। पहले तो खुद को हम लोग नहीं देख पाते हैं, है ना, मतलब सेटल नहीं कर पाते हैं, मेहनत करते रहते हैं बट उतना नहीं करते हैं, है ना, इसी वजह से तो सेटल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बस बोलते रहना, एक बार देख लेंगे, आने दो, मेरा टाइम आने दो। आखिर क्यों हम लोगों का टाइम ही नहीं आता है?
क्योंकि हम अनुशासित नहीं रहते हैं, हम डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं। आप लोगों को पता है विकास देवी कीर्ति सर एक बार बोले थे कि आपको कैसा बच्चा बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आप किसको चूज करेंगे, एक हार्ड वर्क वाला बच्चा, एक टैलेंटेड बच्चा जिसका माइंड ही बहुत ज्यादा शार्प हो, और एक डिसिप्लिन्ड बच्चा। तो तीनों में वो बोले थे कि डिसिप्लिन्ड बच्चा जो है हम उसको चूज करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि जिसके अंदर डिसिप्लिन है उसके अंदर हार्ड वर्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जो हार्ड वर्क करेगा तो वो टैलेंटेड हो ही जाएगा। तो यही समझ के, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो थे, डिसिप्लिन नाम का जो चीज होता है हमारे क्रांतिकारियों के बीच में बिल्कुल नहीं था कि भाई जाओ, खाली हम लोग फेंकते रहते थे। शुरुआती दिनों में गुस्सा आया इसको तो देख लेंगे, गुस्सा आया उसको भी मार देंगे, है ना। और इस तरीके से क्या हुआ कि लोगों में एक तरीके से भटकाव आने लगा। अब ये भटकाव क्या होता है इसको समझते हैं। देखिएगा कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, घर में कोई दिन भर झगड़ा करते रहे, है ना, किसी से झगड़ा होते रहे, तो हम लोग के जो पढ़ाई है उससे मन भटकते रहता है ना, कि यार बहुत हो गया, हर वक्त किसी ना किसी कोई ना कोई टॉर्चर कर रहा है, परेशान हो रहे हैं, है ना। और इस वजह से पढ़ाई के अलावा 10 बात और दिमाग में चलने लगता है, और इस कारण से पढ़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है ना। यानी कि अगर आपका माइंड शांत नहीं है, और माइंड शांत नहीं है तो पढ़ाई, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपका काम है वो अफेक्ट होगा। उसके साथ साथ अब ये शांत कैसे करें, तो ये शांत हम कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को बदल करके। जैसे मान के चलिए कि कोई बहुत ही झगड़ालू इंसान आपके आसपास रहता है ना, हर वक्त झगड़ा करते रहे, और आपको उससे मतलब है, तो वो पूरा टाइम जो है क्या करेगा, यही सब करते रहेगा, वो अपने आप को सुधार नहीं सकता है। और आप क्या सोचेंगे, आप उसी में लिप्त होते, बार बार उसी में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, आप कुछ चेंज कर ही नहीं पाएंगे, और उसी झगड़ा फसाद में आप पूरा अपना जो है, आपका जो दिमाग है उसी में पूरा फंस जाएगा, और क्या होगा, पूरा मतलब सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन क्यों था, लैक ऑफ डिसिप्लिन इसलिए था क्योंकि लोग भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भड़काए जा रहे हैं सभी को, है ना। अब लोग, जनता, जो नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, तो उन लोगों को क्या लग रहा है कि अंग्रेज तो बहुत घटिया है, और लोग दिन भर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं बार बार, है ना। तो साधारण लोग क्या करें, उनको कुछ आता नहीं है, तो वो लोग उसी सब बात में घूमते चले जाएंगे, और इसके वजह से क्या होगा कि जो उनका मेन प्रोफेशन है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। मान के चलिए कोई राइटर है, बट अब उसको लग रहा है कि पहले तो किंग्सफोर्ड को मारेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। जैसे खुदीराम बोस बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, अब उनको इतना भड़काया सब, दिन भर वो पढ़ते रहते थे कि ये बात है, तो वो क्या किए, सोचे पहले किंग्सफोर्ड को मार लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, है ना। तो दो ही का तरीके से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं अपने, यानी कि माइंड स्टेबल इन लोगों का नहीं था। स्टार्टिंग पीरियड में जो रिवोल्यूशनरीज थे, तो उनको जब उकसाया गया तो उन लोगों का माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, जिस कारण से बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल हो गया, समझ ही में नहीं आ रहा था इन लोगों को कि क्या करें हम। तो अब क्या हुआ, डिसिप्लिन भी आपका नहीं, केवल क्या है, तो केवल एंगर क्यों है, क्योंकि लोग भड़का रहे हैं, अंग्रेज ऐसे हैं, अंग्रेज वैसे हैं। अब उस एंगर को यूटिलाइज कैसे करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है, रोज बस झगड़ा करो। तब फिर क्या हुआ, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे एक इंसान थे, ये सारा चीज है मगर प्लानिंग ही नहीं है, एक दिन मार देंगे खाली कर रहे हैं। तो वो एक दिन पहले आपको प्लान करना पड़ेगा ना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ इसको समझते हैं। तो अब एक इंसान को ये बात समझ में आ गया कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। कोई भी क्रांतिकारी विदाउट डिसिप्लिन किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन नहीं हो, अगर उसके घर में दिन भर कल्ला कचकच होते ही रहता हो, है ना, तो फिर धीरे धीरे उसका पढ़ाई से ध्यान हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही घटिया इन्वायरमेंट है, अगल बगल केवल झगड़ा चल रहा है ना। तो धीरे धीरे उसका ध्यान हटता चला जाएगा, और उस समय में अगर वो अपना एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करता है ना, तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज है, पूरा उकसाया जा रहा है ना, मगर कोई एक सही गाइडेंस में, एक सही तरीके से उस एंगर को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, केवल हल्ला गुदाल सब मचा रहे हैं। तो अब इसी बात को समझ जाते हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु।
ज्ञानेंद्र नाथ बसु। इसी बात को कौन समझ जाता है? तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु समझ जाते हैं। और वो समझते हैं, अच्छा ये किस समय में समझ जाते हैं? तो आपको बता दे कि 1893 छोड़िए 1870 के ही समय से इस तरीके का भड़काऊ किताब लिखा जाता था, जिसमें कि लोगों को उकसाया जाता था, है ना। तो देखिए, राइटर का काम है घर पे बैठ के लिखना। आप जाएंगे जाकर के मडरा मडरी खेलेंगे तो मराएगा कौन? राइटर नहीं मराएगा, हम ही लोग ना मराएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो लोग क्या करते थे, भड़काऊ भाषण खाली लिख देते थे, है ना। और यूथ का एंगर एकदम पीक लेवल पर, और इस वजह से झगड़ा होना तय। अब कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। ज्ञानेंद्र नाथ बसु जब उनको पता चला कि कुछ बंगाल को काटने चाटने का बात चल रहा है, तो वो कहे कि इसको रोकना पड़ेगा, मगर इसको इस विभाजन को रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। यानी बंगाल, उनको ये तक नहीं पता था, उस समय तक ये नहीं पता था कि बंगाल को तोड़ा जाएगा कि क्या किया जाएगा, बट बंगाल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो वो कहते हैं कुछ निगेटिव चेंजेस होने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि इस जो भी निगेटिव होगा तो उसको यूथ को उसमें इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, और उस चेंज को जो है क्या करवाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को यूथ को क्या करना पड़ेगा, तो केवल चिड़चिड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, केवल उसको गुस्सा, सबका दिन भर बुराई कर करके उसके अंदर पूरा गुस्सा नहीं दिलाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डिसिप्लिन डालना पड़ेगा, उन लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप देख लीजिए, विदाउट ट्रेनिंग इन लोगों ने कितना सारा गलती किया। विदाउट ट्रेनिंग, यहाँ तक कि ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग बहुत सारा गलती किए। विदाउट ट्रेनिंग चापेकर ब्रदर्स मारने गए किसी और को, मर गया कोई और, है ना। आपके खुदीराम बोस भी मारने गए थे किसी और को, मरा कोई और। 2 लड़की मर गई थी, है ना, 2 लड़की मरी थी, जबकि वो मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने जा रहे थे, जबकि वो ट्रेनिंग नहीं लिए थे। भले ही वो अनुशीलन समिति के सदस्य थे, बट बताए ना कि वो एक बच्चे थे, और बच्चा के मन में आप दिन भर खाली किसी का बुराई करते रहिए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उसको लगेगा कि बहुत घटिया है, पहले मार लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा। ठीक है। तो खुदीराम बोस तो बच्चे थे, और उनके अगल बगल के लोग, उनके शायद चाचा जी जो थे, वो ऐसे अजीबोगरीब इंसान थे जो कि एक छोटे बच्चे के मन में ये सब फालतू बात भर रहे थे, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक बात को समझिए, वही खुदीराम बोस चाहते तो और बड़े होने के बाद B.R. अम्बेडकर जैसे भी बन सकते थे, है ना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपना करके भी वो आगे देश का भला कर सकते थे, बट उस छोटे से बच्चे के मन में इतना ज्यादा गुस्सा आ गया जिस वजह से वो जाके मर्डर किए। ना तो वो मर्डर सक्सेसफुल हुआ, मतलब एक निर्दोष इंसान 2 मारे गए, है ना। क्या किंग्सफोर्ड मरा? नहीं मरा। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड तो मरा ही नहीं, मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था वो किंग्सफोर्ड। कारण क्या था कि किसी को भी सजा दे देता था, वो छोटे छोटे गलती पे बड़ा सजा देता था। तो गांव देहात में जैसे कि सब लोग बात करते रहते हैं, वैसे ही इनके यहाँ भी सब लोग बात करते रहता था कि ऐसे सजा दे दिया है, वैसे सजा दे दिया है ना, बहुत घटिया है। अब ये दिन भर सुनते रहते थे, वो लोग तो बस बात करता था बैठ करके, और ये सुनते सुनते इनको बहुत गुस्सा आया, चले गए मारने। और उस चक्कर में क्या हुआ, खुदीराम बोस जो है जब उसके ऊपर बम फेंके तो बम किसी और के गाड़ी पे गिरा, और उसमें 2 लड़कियां थी, वो दोनों मारी गई। तो किंग्सफोर्ड तो बच गया, बट खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो गई, है ना। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी हुआ था, और उनके जो सहयोगी थे, है ना, उनके जो क्राइम पार्टनर हुए, उनका नाम क्या था, प्रफुल्ल चंद चाकी। प्रफुल्ल चंद चाकी तो बेचारे मारते वक्त तो भावनाओं में बह के मारने चले गए, उसके बाद फांसी खुद लगा लिए, मतलब सुसाइड कर लिए वो डर के मारे। तो यहाँ पे देखिए कि डिसिप्लिन का नहीं होना, या यूथ के एनर्जी को एक गलत ही तरीके से जो मन में आ रहा है उसके सामने बोलते जा रहे हैं, केवल बुराई किए जा रहे हैं, हल्ला किए जा रहे हैं, झगड़ा किए जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, यूथ का जो एनर्जी था जिसको कि यूटिलाइज किया जा सकता था एक सही डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन लेस हो गया, और जिसके वजह से उसको मरना पड़ा। ठीक है। तो ये सब जो चीज है, हम लोग खुदीराम बोस के बारे में चूंकि अभी पढ़ लिए एग्जाम्पल में, समझते हैं। तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु बोले कि अच्छा खुदीराम बोस से भी गलती हुआ, और सिर्फ इन्हीं से नहीं, लगभग हर किसी से मारने जाता था, किसी और को, किसी और पे बम फेंक के आ जाता था सब। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है ना। तो इसीलिए ज्ञानेंद्र नाथ बसु कहे कि अगर किसी को क्रांतिकारी बनना है तो उसको बंदूक पकड़ना आता हो या नहीं आता हो, अनुशासन उसके अंदर होना चाहिए, और इसीलिए खुल के आता है अनुशीलन समिति। ठीक है।
अनुशीलन समिति क्यों खुल के आता है, इसीलिए खुल के आता है। अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बसु खोलते हैं और ये कहाँ पे खोलते हैं, तो मिदनापुर में खोलते हैं। कहाँ पे खोलते हैं ये, मिदनापुर में। क्लियर है क्या? ये जो मिदनापुर में अनुशीलन समिति खोलते हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु, इसमें क्या क्या होता है आप बता सकते हैं? इसी का देखा देखी अनुशासन ट्रेनिंग सब चल रहा होता है। यहाँ मिदनापुर है और इधर जाके कलकत्ता है, कुछ 300 किलोमीटर आगे होगा, मतलब 2-3 घंटा लगता है, पता नहीं कितना किलोमीटर, और 3 घंटा तो कम से कम लग जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ मिदनापुर है, यहाँ कलकत्ता है, और कलकत्ता के कुछ लोग अनुशीलन समिति के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अच्छा मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ता है तब जाके भौंकना होता है। मतलब ये जो बिना मतलब का सभी लोग हल्ला कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, गांव के लोग जिनको कुछ नहीं पता है, वहां पे लिखा कुछ और है, वो पढ़ कुछ और रहे हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। अंग्रेज बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, है ना, अंग्रेजों को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना होता था किसी के भलाई में, और ऊपर से हम लोग अपना एनर्जी को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अंग्रेज थे, हम मार नहीं सकते थे सबको। तो ठीक है, तो उसके बाद हुआ कि अच्छा तो मतलब क्या करना है, तो जो लोग यूथ है उसका यूटिलाइज करना है, उसको मिसयूज नहीं करना है, उसको ऐसा नहीं बर्बादी करके नहीं छोड़ देना है ना। तो आगे समझते हैं कलकत्ता अनुशीलन समिति। उसी अनुशीलन समिति के देखा देखी कलकत्ता में एक कलकत्ता अनुशीलन समिति बनता है। तो वो जो अनुशीलन समिति था जो ज्ञानेंद्र नाथ बसु जी बनाए थे, वो तो उतना ज्यादा ये उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। बट क्यों? क्योंकि वो मिदनापुर में था, मतलब कलकत्ता के आउटस्कर्ट एरिया में पड़ा वो, और कलकत्ता बंगाल का मेन टाउन। तो कलकत्ता में एक अनुशीलन समिति बनता है 1905 के बाद। इसको बनाने वाले हैं प्रमोद मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष। प्रमोद मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये 4 लोग हैं। बरिंद्र कुमार घोष कौन है? अरबिंदो घोष के बड़े भाई हैं। तो चूंकि बरिंद्र इसमें पहले से ही इन्वॉल्व थे, इसीलिए अरविंद इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अरविंद बाद में इसी समिति में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, होता है ना, जैसे मान के चलिए किसी भाई का पार्टी है तो उसी में अगला भाई भी साथ में एड ऑन हो गया, चलो हम भी पढ़ाएंगे, हम भी लड़ेंगे इलेक्शन इसी से। तो वैसे ही अब यहाँ समझते हैं, ये तो जतीन्द्र, बरिंद्र और भूपेंद्र है ना, तो इनका अपना अपना भी तो कुछ काम होगा, मतलब अलग से भी तो कुछ कुछ किए होंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं। जतीन्द्र नाथ बनर्जी जो थे ये वही है जिनको बाघा जत्तिन, बाघा मतलब बाघ जैसा जत्तिन, ठीक है, बाघा जत्तिन कहा जाता था। और ये उड़ीसा में 1914 जब चल रहा था ना स्टूडेंट्स, जब 1914 चल रहा था, जब 1914 चल रहा था तो उस समय में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर के समय में 1914 के समय में जर्मनी के साथ मिलकर हम लोग एक प्लानिंग किए थे। हम लोग मतलब जतीन्द्र नाथ बनर्जी एंड कंपनी। जतीन्द्र नाथ बनर्जी इसमें मेन रोल में थे, सब लोग, उसमें सचिंद्रनाथ सान्याल का भी सपोर्ट था, बट जतीन्द्र मेन रोल में थे। ठीक है, और प्लानिंग किए थे, और उस प्लानिंग के तहत जर्मनी से मदद लेके, उस प्लानिंग के तहत हम लोग क्या सोचे थे कि पूरा भारत में विद्रोह करवाएंगे, जैसे 1857 रिवॉल्ट हुआ था ना वैसे। और उसके लिए वो बहुत सारा मतलब हथियार, आर्म्स, है ना, वेपन्स, ये सब ले करके और आ रहे थे। कहां से? वो नहीं ला रहे थे, मंगवा रहे थे जर्मनी और जापान से। और बालासोर के तट पे, उड़ीसा के पास बालासोर के तट पे जैसे ही वो पहुंचा, तो वो पहुंचने से पहले ही बाघा जत्तिन को गोली मार दिया गया, और बाघा जत्तिन 1915 में शहीद हो गया। तो क्या जो आपका वो जर्मनी और ये सब जो हम लोग एक प्लान किए थे कि दोबारा से 1857 जैसा विद्रोह करेंगे, पूरे भारत में विद्रोह फैला देंगे, क्या वो सक्सेसफुल हो पाया? नहीं हो पाया। कुछ लोग हमारे यहाँ तो हमेशा से ही, हमारे यहाँ विभीषण लोग का कॉन्सेप्ट रहा है, कोई जाके दुष्ट बता दिया अंग्रेजों को, और जिस वजह से हमारे बाघा जत्तिन, जिनको हम जतीन्द्र नाथ बनर्जी जो है उनको बाघा जत्तिन भी कहते हैं, तो वो शहीद हो गए 1915 में बालासोर तट पे। क्लियर है? अब भाई बरिंद्र और भूपेंद्र क्या किए? तो बरिंद्र और भूपेंद्र जो थे उन्होंने वीकली न्यूज़पेपर, साप्ताहिक अखबार चलाना शुरू किया। आपको बता दें कि ये वीकली जो होता है ये याद करना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी पूछता है साप्ताहिक था कि दैनिक था कि मासिक था, है ना। तो वैसे ही तो यहाँ पे वीकली न्यूज़पेपर है जिसका नाम है युगांतर। युगांतर बरिंद्र नाथ घोष
और भूपेंद्र नाथ दत्ता। इनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्ता और उनका बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने एक साप्ताहिक अखबार चलाया जिसका नाम रखा युगांतर। इसी क्रम में ये 1906-7 में ही चला और इसी क्रम में क्या हुआ कि इनके जो छोटे भाई थे बरिंद्र के, वो भी सोचे कि हम भी पीछे क्यों रहे, तो वो एक अखबार लिखे, मैगजीन लिखे और उसका नाम रखा उन्होंने वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। और अरविंदो घोष ने भी एक मैगजीन लिखा है जिसका नाम है वंदे मातरम। क्लियर है? आगे समझते हैं। ये लिख लीजिए वंदे मातरम, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो आगे समझते हैं। इसके बाद क्या हुआ, बरिंद्र और भूपेंद्र दोनों लोग युगांतर के मदद से पूरा भाषण देते थे। जैसा कि हम बताएं कि बैठ के लिखने में, भाषण देने में अलग बात है, बट ये वैसे लीडर्स नहीं थे जो केवल बैठ के कलम चलाते रहते थे। नहीं, ये लोग लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करते थे, जेल भी जाते थे, काला पानी भी घूम के आए, सारा काम देखते थे। और आपको देखिए यहाँ पे जतेंद्र तो मारे भी गए, शहीद भी हुए वो। यानी ये लोग वो फर्जी लीडर नहीं थे कि बस हम भड़काने का काम करेंगे और बाकी सारा मरने तुम लोग जाओ साथ में। चलिए देखते हैं। तो बरिंद्र और भूपेंद्र जो युगांतर था, तो उसमें वो लोग बहुत सारा बात बोलते थे। कहीं भी अंग्रेज टॉर्चर करता था तो वो लोग उसको अपने अखबार में छापते थे। जैसे जो आपके स्वदेश बांधव समिति बंगाल में, बंगाल मत कहिए, बांग्लादेश में एक जगह है बारिशाल। तो बारिशाल में एक स्वदेश बांधव समिति था। ठीक है, समिति मतलब ऐसे ही ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आजादी चाहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि स्वराज्य चाहते हैं। तो यही सब इस टाइप का ही था। एक तरीके से वो कैसे थे, क्रांतिकारी लोग थे स्वदेश बांधव समिति वाले। तो स्वदेश बांधव समिति वालों का बारिशाल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, माने बारिशाल में सब लोग बैठ के सम्मेलन कर रहे थे। तो उस सम्मेलन में पुलिस लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस ने बड़ा टॉर्चर किया। टॉर्चर के बाद युगांतर जो है 1906 में बहुत टॉर्चर किया बारिशाल कॉन्फ्रेंस में। तो टॉर्चर के बाद आपका जो युगांतर है, ये इस साप्ताहिक अखबार में क्या निकलता है बताइएगा, साप्ताहिक पत्रिका मैगजीन कहिए इसको। इसमें ये निकलता है, बरिंद्र कहते हैं और भूपेंद्र कि हमारे पास 30 लाख लोग हैं, हम 30 लाख हिंदुस्तानी हैं और दो हाथ मिलाकर हमारे पास 60 लाख हाथ है। तो अगर हमको कोई टॉर्चर कर रहा है तो हमको ताकत को रोकने के लिए ताकत का प्रयोग करना जरूरी है। यानी कि मार मुक्का सबको सही कर दो, यानी कि 30 लाख लोग जाओ और जो मारने आया था उसको पीट दो। ऐसा कौन कहा? युगांतर कहा ये बात। तो ऐसा वो लोग बात हमेशा करते रहते थे। ठीक है, युगांतर से इतना ज्यादा प्रभावित था लोग इस युगांतर मैगजीन से कि इसके नाम पे लंदन में आश्रम भी खुला, युगांतर आश्रम। वो हम लोग जब लंदन विदेश में कैसा कैसा क्रांतिकारी लोग काम किया, जब वो पढ़ेंगे तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो क्लियर है, युगांतर आश्रम। अब यहाँ पे जितना भी वो जैसे ये बात बोले कि 60 लाख हाथ है, मारो सब लोग, ताकत के बदले ताकत का यूज करो, ऐसा जितना भी भड़कीला भाषण होता था, जो लेख होता था, आर्टिकल्स होता था, हम लोग एक बुक में लिख दिए हैं। मुक्ति कौन पथे। मुक्ति कौन, देखिए बंगाली लोग थोड़ा सा जैसे वो विजय ऐसे बोलते हैं ना, तो इसीलिए इस बुक का नाम है मुक्ति कौन पथे। मतलब मुक्ति किस पाथ पे मिलेगा, है ना, किस रास्ते पे, पथ पे। पाथ वाला नहीं, PATH वाला नहीं, पथ। पाथ तो इंग्लिश में, पथ हिंदी में। तो किस पथ पे मुक्ति मिलेगा, किस पथ पे, यही ये बुक है। इस बुक में युगांतर में जितने भी आर्टिकल्स छपे थे जो कि थोड़े भड़कीले थे, जो कि थोड़ा ज्यादा जागरूक करने वाले थे, जो कि अंग्रेजों का पोल खोलने वाले थे, वही आर्टिकल्स युगांतर में छपे हुए हैं। मुक्ति कौन पथे। चलिए, बारिशाल टॉर्चर तो समझा दिए, ये वाला तो बता दिए ना कि इसी में तो इतना सारा बोले थे कि सब लोग ताकत का प्रयोग करो, ताकत अगर कोई दिखाए तो। चलिए अब बात करते हैं कि युगांतर और क्या क्या किया। तो युगांतर जैसा कि हम बताएं कि ये फर्जी लोग नहीं थे, ये लोग फर्जी लीडर नहीं थे कि हम घर बैठ के खाली भड़काएंगे तुम लोग को और तुम लोग जाके मरना। ये लोग खुद भी जाते थे कांड करने के लिए। तो हुआ क्या कि आपके जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसमें बंगाल का विभाजन हो गया क्या, मान के चलिए, एक सेकंड दीजिए, मान के चलिए ये बंगाल है ना, तो इसका इस साइड वेस्ट बंगाल बन गया, इस साइड ईस्ट बंगाल बन गया। ईस्ट बंगाल वाले कौन थे? ईस्ट बंगाल के गवर्नर बने थे फुलर। ईस्ट बंगाल के गवर्नर बने थे, यानी बांग्लादेश के गवर्नर कौन बने थे? फुलर। और हमारे गवर्नर कौन बने थे? फ्रेजर। फ्रेजर के नाम से पटना में फ्रेजर रोड भी है ना।
तो कहने का मतलब है फ्रेजर और फुलर भाई साहब। तो इन दोनों को हम लोग पटरी से गिराने का कोशिश किए, हम लोग मतलब युगांतर वाले बरिंद्र, भूपेंद्र और जतींद्र। 1908 के समय में जतींद्र मरे हैं 1915 में, तो 8 में गए होंगे, है ना, और बाकी बहुत सारे लोग। क्लियर है? तो ये बहुत सारे लोग जो है इन दोनों को रेल के पटरी से गिराने का कोशिश किए, बट इसमें भी इन लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा, वो लोग बच ही गए। ठीक है, तो फ्रेजर और फुलर जो कि बंगाल के गवर्नर थे और ये कुख्यात थे, मतलब दी फेमस गवर्नर्स ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वही है। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि युगांतर सोसाइटी के लोगों ने ही ये काम किया था। क्या क्लियर है क्या? अब आगे समझते हैं इसके बाद क्या है अगला। तो ये आपका वही है जो कि किंग्सफोर्ड को मारे जाने का कोशिश किया था 1908 में। खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट जो था मुजफ्फरपुर का, उसको मारने गए थे। क्यों मारने गए थे? क्योंकि उनके घर के बड़े लोग इतने बेवकूफ थे कि उनके सामने केवल जो अंग्रेज थे और बाकी लोग थे, बाकी जो भी टॉर्चर था वो सारा बात उनके सामने ही बैठ के करते रहते थे। और वो लोग तो केवल बात बनाते थे। इनके मन में गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि ये बच्चे थे, मतलब एडल्ट थे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वो लोग बस घर पे बैठ के बात बनाते रह गए और इनको क्या मिल गया? इनको फांसी हो गई। ठीक है, और किंग्सफोर्ड मरा भी नहीं, फालतू का फांसी हो गया। और मरा भी तो कौन मरा? दो लड़कियां मरी जो कि जिनका कोई गलती नहीं था, इसी वजह से फांसी भी हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है। इसमें बेचारे खुदीराम बोस का जो शहादत था वो उतना फ्रूटफुल भी नहीं हुआ, ये मर जाता तो फिर बात अलग है। अब हम लोग आएंगे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस पे। आखिर ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? तो ये भी 1908 का ही कहानी है। ध्यान से सुनते हैं। देखिए, ये सारा बंगाल में जितना भी विद्रोह हुआ है, हम उसको जो फर्स्ट हाफ जो इंडियन रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का आया, देखिए 15 के बाद हम लोग शांत, 25 के बाद शांत हो गए थे। 25 के बाद थोड़े हम लोग शांत हो गए थे, है ना, क्योंकि 1919 से लेकर के बहुत ज्यादा कड़ा नियम कर दिया गया था। और उसके बाद फिर बाद में 1942 से हम लोग फिर से कुछ ज्यादा ही अग्रसर हुए थे, बट हम लोग समझते हैं। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये क्या है? अलीपुर कलकत्ता को ही कहते हैं और इसका स्पेलिंग जो होगा PORE लिखते हैं कुछ लोग, PORE। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए, अलीपुर क्या है? तो कलकत्ता को ही कहते हैं। क्लियर है? कलकत्ता के ही कुछ सेक्टर को। इसमें एक जगह था मनिक टोला, जैसे होता है ना ये टोला वो टोला, वैसे ही उस एक कॉलोनी का नाम था मनिक टोला। मनिक टोला कॉलोनी के जो लोग थे, तो वहीं पे मनिक टोला कॉलोनी में किसका घर था? बरिंद्र घोष और अरविंदो घोष का। ठीक है, और वहीं पे बहुत सारा हथियार और बम बारूद ये सब को अंग्रेजों को पता चला कि बहुत सारा हथियार वगैरह जो है वहीं पे आया हुआ है और कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ पिटाने वाले हो तुम लोग। ठीक है, तो उसी में अलीपुर में रेड पड़ा और बहुत सारे लोग उसमें पकड़े गए और उसमें मतलब सही में वहां पे बहुत सारा हथियार वगैरह मिला। और पकड़े गए जब, तो कौन कौन जेल गए? जाहिर सा बात है अरविंदो गए, बरिंद्र घोष गए, ऐसे करके जितने भी ये लोग थे सभी लोग गए अपना, है ना। मगर अरविंद जो है वो बच गए, मतलब इनको किसी भी काला पानी ये सब का सजा नहीं हुआ, जबकि इनके भाई बरिंद्र को काला पानी की सजा हुई। और इन्हीं लोग का साथ रहने वाला, इन्हीं लोग के साथ रहने वाला एक इंसान, इन्हीं लोग के साथ रहने वाला एक इंसान नरेंद्र गोसाई मुखबिर बन गया था। मुखबिर मतलब जाकर के गवाह दे दिया था, गवाही देने वाला ये बन गया था। मतलब इन्हीं लोग के खिलाफ जाके यही गवाही दिया था खुद को बचाने के लिए। ठीक है, और तभी 1909 में युगांतर ग्रुप के कुछ लोग इसको मार दिए, नरेंद्र गोसाई का मर्डर कर दिए। क्लियर है? जेल में। इसको लगा था कि हम बच जाएंगे अगर अंग्रेजों का सपोर्ट कर देते हैं तो, बट जेल में ये मारा गया। अब बात करते हैं, ये तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का कहानी था। अब बात करेंगे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में हम लोग क्या किए थे? तो आपको पता है 1912 में वायसराय भवन बनकर के तैयार था? नहीं था। 1921 के समय में बना है। सुनिएगा ध्यान से, 1912 में दिल्ली को राजधानी शिफ्ट कर दिया गया, मतलब राजधानी अब कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली रहेगी। तो अब चाहे वायसराय भवन बना हो या नहीं बना हो, हार्डिंग जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे उनको शिफ्ट करना पड़ा। कहाँ शिफ्ट करना पड़ा? दिल्ली। तो जब वो दिल्ली जा रहे थे ना, तो मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी एक जगह को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वायसराय भवन है, और बाद में जो है वो फिर बना।
तो फिर हुआ क्या कि आपका जो ये हार्डिंग जब जा रहे थे, हार्डिंग दिल्ली अपना शिफ्ट कर रहे थे, तो उसी समय रास बिहारी बोस एक प्लानिंग किए हुए थे कि जाते हुए इस पे बम फेंक देना। तो आपके अमीर चंद, दीनानाथ सिंह, ऐसे ऐसे करके कुछ लीडर्स थे, उन सारे लीडर्स ने, कम से कम 12-13 थे, और मास्टरमाइंड कौन थे? मास्टरमाइंड तो रास बिहारी बोस थे, मगर बाकी लोग जो थे वो बस मतलब दिमाग दिए थे, वो अपने मारने नहीं आए थे। हार्डिंग पे बम फेंके अमीचंद एंड कंपनी। तो हार्डिंग थोड़ा दूर फेंकाया, यानी उस पे बम जो है वो भी मरा नहीं, बट थोड़ा सा उसको क्षति पहुंचा, और उसके बाद अमीचंद इन लोगों को फांसी की सजा हुई। अमीचंद लोगों का जो अमीचंद एंड कंपनी थे, तो उसमें मुखबिर का काम कौन किया, यानी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में कौन जाके गवाही दे दिया? तो उन्हीं लोग के ग्रुप के दीनानाथ। तो दीनानाथ इसमें दुष्टता किया, और जिस वजह से क्या हुआ कि सभी लोग फंस गए। अब समझते हैं, तो ये टोटल कितना सारा बात हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अनुशीलन समिति, कलकत्ता अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप बना। युगांतर एक अखबार था, और युगांतर के लोगों ने पूरा तहलका मचा दिया, फ्रेजर फुलर को गिराया, बारिशाल में जो टॉर्चर हुआ उसके खिलाफ बहुत बोला। उसके अलावा इसी समिति से जुड़े हुए थे इनके चाचा, खुदीराम बोस के चाचा, तो ये भी बड़ा प्रभावित थे। ये किंग्सफोर्ड को मारने चले गए। फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, मनिक टोला में बम मिला, और जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से फिर बरिंद्र ये लोग को जो है काले पानी की सजा हुई, जबकि चित्तरंजन दास ने अरविंद को बचा लिया। उसके बाद 1908 में पिटाने के बाद अरविंद घोष सीधे सीधे आश्रम भाग गए, ठीक है, मतलब पांडिचेरी भाग गए, और वहां जाकर के पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम बना दिए, है ना। सारा उनका जो भी ये था कि हम थोड़ा सा क्रांतिकारी बनते हैं, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुआ। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 में हार्डिंग पे बम फेंका गया। फेंकने वाले अमीचंद एंड कंपनी। अमीचंद एंड कंपनी को कौन भड़काया? तो रास बिहारी बोस ये सारा प्लानिंग किए थे, वही मास्टरमाइंड थे। और अमीचंद एंड कंपनी में से ही एक इंसान दीनानाथ बदमाश निकल गया, और वो जा करके अंग्रेजों से मिल गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कुछ कुछ संस्था है, कुछ जैसे अनुशीलन समिति भी एक संस्था थी, ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज थी, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ संस्था है। अच्छा आप लोग बताइए, अनुशीलन समिति ये जो बम पटाखा खेल रही थी, कोई तो सीखने गया होगा बम बनाना, बंदूक बनाना, तो उनका नाम है, इसी समिति के एक मेंबर थे हेमचंद्र कानूंगो, मिदनापुर के रहने वाले थे। हेमचंद्र कानूंगो ये मिदनापुर के रहने वाले थे। पूरा अनुशीलन समिति के लोग पैसा जुटा करके इनको फ्रांस के पेरिस भेजे थे। क्या करने के लिए? सीखने के लिए। बम कैसे बनाते हैं, बारूद कैसे बनाते हैं, बंदूक कैसे बनाते हैं, ये सब सीखने के लिए हेमचंद्र कानूंगो फ्रांस गए थे, पेरिस में रह के सीखे भी थे। आगे समझते हैं। तो अब ये कुछ समिति है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आत्मोन्नति समिति बंगाल का है, ये बिपिन बिहारी गांगुली ने बनाया है। किसने बनाया है? बिपिन बिहारी गांगुली ने बनाया है आत्मोन्नति समिति। उसी तरीके से स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति ये किसने बनाया है बताइए? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी का जो टीचर वाला था 1 to 5 उसमें भी आया था। अश्विनी कुमार दत्त ने बनाया है, और यही बारिशाल में बना है, मतलब बांग्लादेश के बारिशाल में। व्रती समिति कहाँ बना है? फरीदपुर में, बंगाल के फरीदपुर में। सुहृद समिति और साधना समिति कहाँ बना है? तो सुहृद समिति और साधना समिति बना था, मतलब ग्रुप था जहाँ पे रिवोल्यूशनरी लोग रहते थे, तो वो बना है मैमेन सिंह में। अब आपको लगेगा मैमेन सिंह किसी इंसान का नाम है, नहीं, ये बंगाल का, बांग्लादेश का एक शहर का नाम है। मैमेन सिंह में सुहृद समिति और साधना समिति बनाया गया था, जिसमें कि रिवोल्यूशनरीज रहा करते थे। मेरे हिसाब से आप लोग का अनुशीलन समिति हो या कुछ भी हो, बंगाल में जो भी 1908 to 15 के समय में लगभग चल रहा था, हम उसको बड़ा अच्छे से समझाने का कोशिश किए। अच्छा एक बात और सुनिए, इस अनुशीलन समिति को सचिंद्रनाथ सान्याल, है ना, सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, ये लोग पूरे भारत में फैलाने का कोशिश किए। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे पटना अनुशीलन समिति भी बन करके तैयार हुआ, भागलपुर अनुशीलन समिति भी बन करके तैयार हुआ, और बांग्लादेश के ढाका में ढाका अनुशीलन समिति भी बन करके तैयार हुआ, इसी अनुशीलन समिति को फॉलो करके, कलकत्ता अनुशीलन समिति को। ढाका अनुशीलन समिति में एक इंसान थे, इंपॉर्टेंट है ये सुनिएगा, ढाका अनुशीलन समिति में एक इंसान थे
जो कि नाम था पुलीन बिहारी दास। पुलीन बिहारी दास बराह नाम का एक जगह था, तो वहां पे डकैती करवाए थे। पुलीन बिहारी दास ढाका अनुशीलन समिति के लीडर थे। बराह नाम का एक देश था, सॉरी एक जगह था बांग्लादेश में, तो बराह जगह है और वहां पे डकैती करवाए, तो इसीलिए नाम पड़ा बराह डकैती। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। कंप्लीट हो गया है आपका पूरा बंगाल का जो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आंदोलन था एक तरीके से। अब हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग कोई और स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।